नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 7 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। उससे पहले अगर आप में से कोई हमारे इस डिस्कशन के पीडीएफ नोट्स चाहता है तो वो ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकता है। यहाँ पर डेली जो भी हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं इसके पीडीएफ नोट्स डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली करंट अफेयर विद सौरभ सोलंकी। यहाँ पे नीचे मैंने आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है और अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरीज आती हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले कल के डिस्कशन में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब हम क्रिमिनल डेफेमेशन को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर मैंने इस क्रिमिनल डेफेमेशन को सिविल कह दिया था। बोल दिया था कि सिविल डेफेमेशन आता है सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर, लेकिन सिविल नहीं आता है, क्रिमिनल डेफेमेशन केस आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स में मेंशन किया था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था सिविल डेफेमेशन केस। ठीक है, तो थैंक यू पॉइंट आउट करने के लिए। चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इट इज़ रिलेटेड विथ नेशनल हैंडलूम डे। क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है? देखिए, हर साल 2015 से हर साल 7 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो कितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर कर ली इस एक सेंटेंस में। सबसे पहली तो नेशनल हैंडलूम्स डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? तो पहली बार मनाया गया था 2015 में। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, देखिए 3 इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में कवर हो गई। ठीक है, अब ये जो डेट है ना, इसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है 7 अगस्त। क्यों 7 अगस्त ही क्यों चुना गया नेशनल हैंडलूम्स डे के लिए? तो क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ा है। 1905 में यानी कि 1905 में एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था इंडिया में जिसे कहा गया था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? तो आपको सभी को पता होगा, बंगाल डिवीजन हुआ था उस टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट को ना लॉन्च किया गया था 7 अगस्त को। ठीक है, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 7 अगस्त डेट है ना, इसी डेट को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम्स डे। ठीक है, इससे क्या सिग्निफिकेंस है नेशनल हैंडलूम्स डे की? तो सबसे पहले तो ये इंडिया का जो ग्लोरीफाइड कल्चर है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इंडिया की जो टेक्सटाइल है ना, इसकी जो डिमांड है हमेशा से ही वर्ल्ड में रही है। ठीक है, इंडिया की सॉफ्ट पावर में भी हैंडलूम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता होगा, जो फॉरेन वुमेंस होती हैं उनको साड़ी जो है काफ़ी पसंद होती है। इंडियन साड़ी जो है काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो साड़ी की डिप्लोमेसी है उसको भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ खादी डिप्लोमेसी, ठीक है, इसको भी यूज़ किया जाता है सॉफ्ट पावर के लिए, इंडिया की सॉफ्ट पावर के रूप में। ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस है हैंडलूम्स का? तो आफ्टर एग्रीकल्चर जो हैंडलूम और आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है। यानी कि इंडिया के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के बाद इसी इंडस्ट्री में या फिर इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हैंडलूम्स का? तो जो इस हैंडलूम सेक्टर में या फिर टेक्सटाइल सेक्टर में जो मोस्ट पॉपुलेशन है ना, उसमें से 70% पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हैंडलूम सेक्टर। ठीक है ना, तो इसको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो ये हमने पूरा हैंडलूम के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ सुनामी रेडी प्रोग्राम। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आया उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए ये प्रोग्राम चला कौन रहा है। तो ये एक एजेंसी है यूनेस्को की, उसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। ठीक है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके वर्क करती है? अंडर यूनेस्को। ठीक है ना, यूनेस्को के अंदर काम करती है। ये एक प्रोग्राम चला रही है जिसे कहते हैं सुनामी रेडी प्रोग्राम। ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है पूरी प्रोग्राम के बारे में कि सुनामी के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, सुनामी रेडी प्रोग्राम। अब क्या हुआ है, क्या कंटेस्ट है, क्या हुआ है, इस बॉडी ने, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने क्या किया है, इसने अप्रूव किया है किन 2 कम्युनिटीज़ को। 2 कम्युनिटीज़ को कहाँ की? उड़ीसा की। क्या क्या नाम है उन कम्युनिटीज़ का? एक का नाम है वेंका त्राईपुर और दूसरे का नाम है नौली शाही। ठीक है ना, नौलिया शाही। इन 2 कम्युनिटी को
सुनामी रेडी कम्युनिटी डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। तो ये दोनों कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको याद रखनी है कहाँ से बिलोंग करती है दोनों कम्युनिटी, उड़ीसा से, ठीक है। अब अगली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला तो ये जो दोनों कम्युनिटी को डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है ना, सुनामी रेडी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, तो ये इंडिया की पहली, मतलब कि अगर बात करें हम तो इंडियन ओशियन रीजन की, तो ये इंडिया में पहली कम्युनिटी है, मतलब इंडिया पहली कंट्री बना है जिस कंट्री में ये दो कम्युनिटी को डेजिग्नेशन मिला है। साथ ही साथ उड़ीसा फर्स्ट स्टेट भी बन गया ऐसा कोई रिकॉग्निशन पाने वाला, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, सुनामी रेडी प्रोग्राम कह रहे हैं, तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया इसको चला कौन रहा है, तो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन चला रहा है, ठीक है ना। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो देखिए इस प्रोग्राम का मकसद है जो आपकी जनरल पब्लिक है ना, आम पब्लिक, और जो कुछ कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं स्पेसिफिक, उनमें सुनामी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है ना, कि सुनामी जब आती है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उसके लिए प्रिपेयर कैसे रहना है, इस टाइप की प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, ठीक है ना। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो जान माल का भारी नुकसान होता है सुनामी के दौरान, उस भारी जान माल के नुकसान को कम करना, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सुनामी रेडी प्रोग्राम से रिलेटेड, कि इंडिया में वो कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो चला रही है ये पूरा प्रोग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक नेशनल बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है ना। किसके अंडर में, तो देखिए इसका जो डायरेक्टरेट होता है ना या चेयरमैनशिप होती है, वो होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर के पास, ठीक है ना। और भी इसके अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इसके मेंबर्स को लेके आया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जहाँ से इसके मेंबर्स आते हैं, सबसे पहले तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इससे कुछ मेंबर्स को लेके आया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ मेंबर्स होते हैं यहाँ इसमें, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डायरेक्टरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे भी कुछ लोगों को लेके आया जाता है जिनको इसका मेंबर बनाया जाता है, ठीक है ना, इस नेशनल बोर्ड को। और ये जो नेशनल बोर्ड है वो किसके अंडर काम करता है, तो वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ इसमें, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये जो आपकी बॉडी है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, जिसके पास इसकी डायरेक्टरशिप या फिर चेयरमैनशिप होती है नेशनल बोर्ड की, किसके लिए इम्प्लीमेंट करना है सुनामी रेडी प्रोग्राम को, ठीक है ना, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विथ अरविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या कंटेस्ट है, अरविंद्रनाथ टैगोर क्यों आए हैं न्यूज़ में, तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने, ठीक है ना, एक टूर, एक वर्चुअल टूर को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था द ग्रेट मैस्ट्रो, ठीक है। किसकी मेमोरी में इस टूर को ऑर्गेनाइज कराया गया, तो इन मेमोरी ऑफ अरविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। उनकी जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, कब मनाई जाती है, 7 अगस्त 2020 को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक ये वर्चुअल टूर को ऑर्गेनाइज किया गया। क्या नाम था उसका, द ग्रेट माइस्ट्रो, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने, ठीक है ना। और इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है न्यू दिल्ली में लोकेटेड, ठीक है ना। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अरविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। कौन थे अरविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये नेफ्यू थे किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है ना, उनके ये नेफ्यू थे और एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो जब स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बाहर आई थी और उनको बाहर लाने का काम किया गया था आपके जो कुछ पोएट्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके कुछ आर्टिस्ट हो गए, ऐसे आर्टिस्ट जो ये लोग क्या किया करते थे, ये लोग ना नेशनलिस्ट फीलिंग को और बढ़ावा देते थे, ऐसी ऐसी पोएम्स वगैरह गाया करते थे, है ना, जो कि नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को ट्रिगर करें, ठीक है ना। या फिर ऐसे कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग बना दी जाती थी, है ना, भारत माता की ड्राइंग बना दी, झंडा लिए देश का, ठीक है ना, या तो फिर कुछ और इसी प्रकार की ड्राइंग बना दी, ठीक है ना, कोई पेंटिंग बना दी जो कि नेशनल मूवमेंट को ट्रिगर कर रही है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस मूवमेंट में, अरविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह बनाई, पेंटिंग्स बनाई, जो क्या किया करती थी, जो नेशनल मूवमेंट्स को बढ़ावा देती थी, ठीक है। अगर हम अरविंद्रनाथ टैगोर के कुछ कंट्रीब्यूशन को देखें तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन लाए करता है वो इंडिया के आर्ट और कल्चर में लाया करता है, ठीक है ना। इन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की थी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट,
ठीक है ना। जब इस स्कूल इसको बनाया गया था तब उसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है ना। बाद में इसका नाम चेंज करके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट रख दिया गया, ठीक है। जो अरविंद्रनाथ टैगोर की ड्राइंग्स या फिर पेंटिंग्स हुआ करती थी, मोस्टली पेंटिंग्स बनाते थे, इनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो बेस्ड हुआ करती थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है ना। स्पिरिचुअल पेंटिंग्स हुआ करती थी, भगवान वगैरह, और इनकी पेंटिंग्स में थोड़ा सा हिंदू फिलॉसफी को भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड अपनी पेंटिंग बना रहे हैं तो जो मटेरियलिज्म है, ठीक है ना, मटेरियलिज्म है, उसको ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात भी थी क्योंकि जो मटेरियलिज्म को कौन प्रमोट करता था, आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये प्रमोट किया करते थे कोट वगैरह पहन के घूमना, ठीक है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े घर वगैरह में रहना, इस प्रकार की इनकी आदत थी। इस सबको नकारा करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव किया करते थे, साधु संतों वाली प्रवृत्ति में, ठीक है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आपको एक बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेंगी, और इनकी पेंटिंग में आपको मुगल और राजपूत पेंटिंग का नमूना देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दोनों को मॉडर्नाइज करके, मुगल जो एंशियंट पेंटिंग्स हैं, मिडिवल पेंटिंग्स हैं, और राजपूत की जो मिडिवल पेंटिंग्स हैं, उनको थोड़ा मॉडर्नाइज किया इन्होंने, ठीक है। अगर कुछ हम इनकी फेमस पेंटिंग के बारे में देखें तो ये भारत माता की पेंटिंग बहुत फेमस हुई थी, ठीक है ना। हमने डिस्कस किया कैसे स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन निभाया है, रोल निभाया है अपना, ठीक है ना। तो भारत माता की पेंटिंग इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक है ना। ऐसी भारत माता को इन्होंने एक लेडी के रूप में दिखाया था जो झंडा पकड़े हुए हैं, ठीक है, और उनका जो वाहन है वो शेर है, ठीक है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग की अगर हम बात करें तो एक शाहजहां की पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, ठीक है ना। एक और पेंटिंग बनाई थी माय मदर, और फेरी लैंड इलस्ट्रेशन, और जनरी एंड, ठीक है। ये कुछ इनकी फेमस पेंटिंग्स थी। और साथ ही साथ ये सिर्फ एक कमाल के पेंटर ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे लिटरेट भी थे, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी अच्छे लिटरेरी वर्क किया है, लेकिन जो इनका मोस्ट लिटरेरी वर्क है वो चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। मतलब कि चिल्ड्रंस के लिए जो कहानियाँ होती हैं या बुक्स होती हैं वो इन्होंने लिखी हैं। कुछ फेमस बुक्स हैं आपकी, बूधो आंगला, ठीक है, खिरेर पुतुल, राज कहानी, ये कुछ बुक्स हैं, ये बंगाली में लिखी गई हैं, ठीक है। और ये बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर का पार्ट भी हैं, ठीक है। अभी भी बंगाल में इन बुक्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आपको पता होगा इनके जो जो चाचा जी थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, उनको क्या मिला हुआ है, उनको मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए। उनकी कौन सी बुक के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो इन्होंने हेल्प भी की थी, ठीक है, किसमें, गीतांजलि लिखने में, रविंद्रनाथ टैगोर की। और किसने हेल्प की थी, तो एक नाम था, फेमस पर्सनालिटी थी, विलियम रॉथेनस्टाइन, ठीक है ना, इन्होंने भी हेल्प की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके लिटरेरी वर्क की तो एक फेमस है अरेबियन नाइट सीरीज़, अरविंद्रनाथ टैगोर ने ये सीरीज़ भी लिखी है, ठीक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अरविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विथ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG, ठीक है। क्या हुआ है रिसेंटली, तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका क्या नाम था, मुर्मू, ठीक है ना, जी सी मुर्मू। उनको क्या कर दिया गया, उनको बना दिया गया है इंडिया का CAG, ठीक है ना, उनको CAG अपॉइंट कर दिया गया है। और अब अगर इनको लेफ्टिनेंट जनरल से हटाया है जम्मू कश्मीर के, तो फिर कौन बनाए, किसको बनाया है जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो बने हैं आपके मनोज सिन्हा जी, ठीक है। मनोज सिन्हा जी को बनाया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें CAG के बारे में तो CAG जो है ना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CAG, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन से चैप्टर में मेंशन है, चैप्टर 5 में, ठीक है ना, आपको याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मेंशन है। और कौन से आर्टिकल हैं जो इनसे डील करते हैं CAG से, तो आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक ये CAG से डील करते हैं, ठीक है। CAG जो होता है वो हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका क्या पर्पस है, तो ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स, ठीक है ना। जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से, जो कि पब्लिक के ऊपर यूज़ भी होना चाहिए, उसका गार्जियन होता है। उसको देखता है कि सही से वो यूज़ हो रहा है कि नहीं, एलोकेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें अपॉइंटमेंट की और इसके टर्म की, तो इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन या तो बन सकते हैं या फिर पहले भी बने हुए हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जाएगा कि सीएजी इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका टर्म कितने साल का होता है सीएजी का, तो इसका टर्म होता है 6 ईयर का, ठीक है। कौन कितनी एज तक ये टर्म को होल्ड कर सकता है, तो एज ऑफ 65, ठीक है। जो भी इनमें से पहले हों, ठीक है ना। या तो वो 6 साल तक अपना टर्म को ले सकता है, अगर उसकी एज 65 हो जाती है उसके टर्म के दौरान, तो भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो इसकी ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिट करना। किसको ऑडिट करना, इंडिया का जो कंसोलिडेटरी फंड होता है उसको, कंसोलिडेटरी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको ऑडिट करता है, उसके साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है सभी स्टेट का, उनको भी ऑडिट करता है। और उसके बाद जो यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, कौन कौन सी यूटीज़ है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो एक सबसे पहले आपकी है दिल्ली, दूसरी आपकी पुदुचेरी, ठीक है। ये दोनों ही यूटीज़ में ये क्या करता है, उसके कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करता है, ठीक है। इसके साथ ही जो कंटेंजेंसी फंड होता है, ठीक है ना, उसको भी ऑडिट करने का काम ये करता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, और किन चीज़ों को ये ऑडिट करता है, तो वो सारे ही बॉडीज़, वो आपकी हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो सकती हैं, या फिर आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ कॉरपोरेट बॉडीज़ भी हो सकती हैं जिनको स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उन सभी ऑफिसेस को ये ऑडिट कर सकता है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली चीज़, ये गाइड, फ्रेंड्स और फिलोसोफर का रोल निभाता है किसके लिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, ठीक है ना। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को मिलाकर बनती है। उस कमेटी को ये एक गाइड, फ्रेंड या फिर फिलोसोफर का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो सीएजी होता है वो एक रिपोर्ट बनाता है, तैयार करता है, और उस रिपोर्ट को किसके सामने रखता है, अगर सेंट्रल की रिपोर्ट बनाई है सीएजी ने, तो उसको रखेगा प्रेसिडेंट के सामने, और अगर स्टेट की बनाई है तो उसको रखेगा गवर्नर के पास, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करेंगे, उन रिपोर्ट को ले जाके रख देंगे। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ले जाके रखेगा उसको पार्लियामेंट में, और गवर्नर है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटर में, ठीक है। फिर सीएजी की जो पोस्ट है वो फेयर के तौर पर, मतलब कि फेयर रूप में अपना काम कर पाए, ठीक है ना, निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभा पाए, इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फर्दर ऑफिस को अपहोल्ड नहीं कर सकता, यानी कि एक बार ये रिटायर हो गया सीएजी के पद से, उसके बाद इसको किसी और सर्विस में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ना ही किसी स्टेट सर्विस में और ना ही किसी सेंट्रल सर्विस में, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन तो ज़रूर करता है, लेकिन पार्लियामेंट इसकी सैलरी को कम नहीं कर सकता इसके टर्म में, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और इसकी सैलरी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो ये था पूरा सीजी के बारे में आर्टिकल। चलते हैं आगे। आगे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये हटा देते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। ये कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो आपका गवर्नर है वो सबसे पहले तो जिस भी स्टेट का आप गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, यानी कि आउटसाइड से होना चाहिए, किसी और स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। फिर उसका कोई भी पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, या तो फिर उसने रिसेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना किया हो, उसने रिटायरमेंट ले लिया हो पॉलिटिक्स से काफ़ी पहले ही। ऐसे ही पर्सन को आपको गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। ये किस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, इस रिपोर्ट को अभी बताइए, क्या इस रिकमेंडेशन को माना जाता है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि इस रिपोर्ट को 100% फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कमेटी थी, क्या कौन सी ऐसी कमीशन थी जिसने इसको ये प्रोविज़न दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
कमीशन या फिर ARC रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, 1966 में आई थी। सेकंड ऑप्शन आपके पास राजा मन्नर कमेटी है ना 1969 में, सरकारिया कमीशन 1983, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपके पास नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला और जो लास्ट आर्टिकल जो हमें डील करना है, इट इज़ रिलेटेड विथ पेंगोलिन, ठीक है। पेंगोलिन क्या होता है? तो पेंगोलिन आपको पता होना चाहिए, एक ये प्लैनेट का लास्ट स्केली मैमल है, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार का दिखता है ये, तो ये लास्ट स्केली मैमल है, ठीक है ना, प्लैनेट का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट है तो, ठीक है ना। इसको क्या साइट के द्वारा, ठीक है ना, आपकी साइट ने बताया है कि ये जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका जो इलीगल ट्रेड होता है वो इसी स्पीशी का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैमेलिया की कैटेगरी में, ठीक है ना, इसकी क्लास है मैमेलिया, एनिमल किंगडम है मैमेलिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों क्या हुआ है नीचे, ये न्यूज़ में क्यों आया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडिया में जो है ये रिसेंटली देखने को मिला, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, इसलिए कारण ये न्यूज़ में आ गया है। और जो इंडिया में देखने को मिला वो चाइनीज़ पेंगुलिन था, ठीक है। कहाँ से था ये? चाइनीज़ पेंगुलिन, ठीक है। इसका प्रोटेक्टिव स्टेटस क्या है? अगर हम इसके प्रोटेक्टिव स्टेटस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है ना। IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। और इंडिया ने इसको किस में डाला है? तो इंडिया ने इसको शेड्यूल 1 में डाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में, उसके तहत। आपको पता है मैंने एक बार और डिस्कस किया था, इसमें 6th शेड्यूल है, टोटल 6 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है एनिमल को, ठीक है ना। आपका टाइगर भी फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो आपका पेंगुलिन है, पेंगुइन नहीं पेंगोलिन, ठीक है, उसको भी फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कोई डाउट्स हैं आपके तो कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।